अमेरिकी बाजारों से मिले जुले संकेत। शुक्रवार रहा ट्रेडिंग के लिहाज से साल का सबसे ठंडा दिन। यूरोप भी चीन के असर से 0.5% गिरा। एशियाई बाजार सपाट। 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। डॉलर इंडेक्स 100 के पार 25,000 के नीचे जा सकता है सोना। आज शाम आएंगे जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े। जुलाई सितंबर तिमाही में 7% से बढ़कर 7.3% जीडीपी रहने की उम्मीद। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कल। जानकारों को रेपो रेट में 6.75% पर कायम रहने की उम्मीद। महंगाई में कमी पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पेरिस। 12 दिन का यूएन क्लाइमेट चेंज समिट आज से होगा शुरू। और एनएसई पर आज लक्स इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग। अब तक अहमदाबाद कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में होती थी ट्रेडिंग। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स भी होगी लिस्ट। आईपीओ की तारीख और प्राइस बैंड का ऐलान आज। ओएफएस में हिस्सा बेचेंगे प्रोमोटर्स। और देश के सबसे बड़े एडवाइजरी गेम शो इंडियन एडवाइजरी लीग की शुरुआत आज। शुरुआत में बचे हैं महज 2.5 घंटे। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के लिए आज से रजिस्ट्रेशन खुलेगा। और बाजार के लिए है बेहद अहम हफ्ता। आज है जीडीपी के आंकड़े और कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। और पूरे हफ्ते दुनिया भर के बाजारों से भी जबरदस्त एक्शन के संकेत। क्या है लेवल्स अहम और किस तरह की हो रणनीति, और जीएसटी को लेकर बाजार का क्या होगा रिएक्शन, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई। और अनिल, आपने कहा जीएसटी को लेकर सबसे की नजरें बनी हुई है। शुक्रवार को भी हमने देखा था कि बाजार में एक रनअवे रैली देखने को मिली थी। दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुए थे और अपेक्षाएं यही थी सबको कि सोनिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ बात बनेगी और बाद में जो आउटकम आएगा वो काफी उत्साहजनक आएगा। लेकिन देखिए, एसजीएस निफ्टी तो यही संकेत दे रहा है, बाजार तो खुश नहीं है उस आउटकम से कम। हेमंत, ये जरूर है कि जो ट्रेडर्स इस उम्मीद में अपनी तेजी की पोजीशंस बनाकर गए हैं शुक्रवार को कि एक बड़ी गैप से ओपनिंग मिलेगी और जीएसटी पर सहमति बन जाएगी, बात बन जाएगी और ये हो जाएगा कि अब बस अगले हफ्ते जीएसटी बिल पास होने वाला है, वो जरूर निराश होंगे। और शायद थोड़ी बहुत जो कमजोरी दिख रही है उसकी एक वजह यहां हो सकती है कि बात बनी है, चाय पर चर्चा हुई है, लेकिन पूरी तरह से आप ये कहते हैं कि कांग्रेस मान गई है और तीनों शर्तें अपनी वापस ले ली हो या फिर सरकार उन पर सहमत हो गई हो, वो नहीं हुआ। तो वो थोड़ी सी निराशा, असमंजस, या यूं कहें कि अभी भी पूरी तरह से जीएसटी को लेकर स्थिति साफ हो गई है, वैसा नहीं। तो अभी भी कुछ वक्त लगेगा और बाजार शायद थोड़ा सा नर्वस आज उसी वजह से हुआ कि ये थोड़ा और वक्त लगने वाली बात है। ये प्राइस में नहीं है, क्योंकि दिन के हाई पॉइंट पर अगर शुक्रवार को आप जाकर बंद होते हैं तो ये मानकर चल रहे थे लोग कि जीएसटी पर अगले हफ्ते फैसला हो जाएगा। समय से मतभेद थे। देखिए, एक मीटिंग में तो बस होने वाले हैं नहीं, कई दौर लग सकते हैं मीटिंगों की। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से एक रनअवे रैली हुई थी उन एक्सपेक्टेशंस की, आज थोड़ा सा जरूर ठंडा पड़ सकता है बाजार इस फ्रंट पर। लेकिन ग्लोबल फ्रंट पर बाजार किस तरह से प्रदर्शन दिखाएगा, वहां से कैसे क्यूज मिल रहे हैं, चलिए डिम्पी के पास चलते हैं और जानते हैं। बताइए डिम्पी। हेमंत, अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अब चाइना और अमेरिका दोनों अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं। चाइना में दिक्कतें काफी हद तक बढ़ रही हैं, जिससे एशिया पे थोड़ा बहुत प्रेशर बन रहा है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से ठंडा था। पहले एशियन मार्केट से शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हो जो इंडाइसेस इस समय खुले हैं उन सब में ज्यादातर में आपको लाल निशान दिखेगा। शंघाई हालांकि तेज गिरावट के बाद आज थोड़ा सा संभल के ट्रेड करता हुआ, सिर्फ 10 अंकों की ही मामूली बढ़त इसमें जरूर देखने को मिल रही है। इसके बड़ी वजह एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें गिरावट की ये भी है। एक तो कच्चा तेल लगातार यहाँ पे टूट रहा है, उसको लेकर कंसर्न्स है कि आगे चल के जहां पे ये सप्लाई करते हैं कि वहां के देश की इकोनॉमी तो कमजोर नहीं हो रही है। इसके अलावा 2-3 अहम आंकड़े आने भी बाकी हैं, जिसमें जापान का अक्टूबर रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े होंगे। इसके अलावा चाइना की भी अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी टेस्टिंग मोड पे आ गई है। देखना होगा कि चाइना पूरी ग्लोबल मार्केट्स को किस तरह से इंपैक्ट करता है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी और जो एशियन मार्केट्स है अब पूरी तरह से एक रेंज में है। 23 अंक नीचे इस समय एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन अमेरिका में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, यूरोप में डिम्पी किस तरह का एक्शन देखने को मिला?
पिछला हफ्ता पूरी तरह से कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स के लिए थोड़ा ठंडा था, वॉल्यूम के लिहाज से भी और पॉइंट्स के लिहाज से भी। कुछ ज्यादा बड़ा मोमेंटम तो खैर देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, ये हफ्ता बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि इसमें कई अहम आंकड़े आने बाकी हैं। पिछले हफ्ते के लिहाज से अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो कुछ खास बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखा। थैंक्स गिविंग डे की वजह से ब्लैक फ्राइडे के जो आंकड़े आए सेल्स के, उसमें भी कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। हाँ, लेकिन इस बार 2 सितंबर को फेड चेयरपर्सन अपना बयान देंगी। 15 तारीख को फेड की बैठक है, ब्याज दरों को लेकर जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आने वाले हैं, बहुत अहम होंगे। और साथ ही नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी आ जाएंगे इसी हफ्ते, जो कि यूएस मार्केट्स को पूरी तरह से ड्राइव करते हुए दिखेंगे। ध्यान रखें इस चीज पे। और साथ ही डॉलर इंडेक्स जो कि 100 के आंकड़े को पार कर चुका है, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड होगा आगे चल के अमेरिकन मार्केट्स में। यूरोपियन बाजारों में ईसीबी की एक अहम बैठक होने वाली है बृहस्पतिवार को, वहां पे क्या राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती, इसको बाजार पूरी तरह से देख रहा है। लेकिन चाइना और अमेरिका दोनों ही तरह के बाजारों को यूरोपियन बाजार भी पूरी तरह से नोटिस करता हुआ। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शुक्रवार को हमने देखा था कि चाइना जो था वो गिरा था, भारतीय बाजार हालांकि मजबूत थे। अनिल, ये बताइए, ग्लोबल क्यूज अब तक तो शुक्रवार तक तो महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन जिस तरह से ये हफ्ता आ रहा है और इतने सारा इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं, सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर सबकी नजर बनी हुई रहेगी। इसमें कोई डाउट नहीं कि सेंट्रल बैंक्स का एक्शन इस हफ्ते और अगले 2-3 हफ्तों के लिए काफी अहम होगा, जब तक कि फेड की मीटिंग नहीं हो जाती है। लेकिन आज का जहां तक सवाल है हेमंत, 2 चीजों पर मेरी नजर है। सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स 100 के पार पहुंचा है दूसरी बार और टिकने की कोशिश कर रहा है, और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है ग्लोबल मार्केट्स पर, जिसका असर हमारी करेंसी पर और पड़ता हुआ दिख सकता है, जो कि पहले सभी इमर्जिंग मार्केट की करेंसी। बिल्कुल, और अब रुपया उस पर रिएक्शन देना शुरू कर चुका है। पहले यह था कि हमारी करेंसी उतनी कमजोर नहीं हो रही थी, हम ज्यादा मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन अब अगर आरबीआई के दखल के बावजूद रुपया 2 साल के निचले स्तर पर जाकर बंद होता है, तो साफ तौर पर संकेत यह है कि कहीं न कहीं अब दिक्कतें बढ़ रही है करेंसी को लेकर। पहला संकेत तो वहां से। दूसरा संकेत जो हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चर्चा में होना चाहिए, वो है रशिया और टर्की के बीच का तनाव। किसी भी वक्त आपको कहीं भी कोई खबर अगर ऐसी आ जाए जिससे कि तनाव बढ़ने के संकेत हो, तो फिर दुनिया भर के बाजार उस पर रिएक्शन दे सकते हैं। उसके लिए ट्रेडर्स को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और तैयारी वही होगी कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने जरूरी होंगे, क्योंकि वहां से कोई अच्छी खबर आने की संभावना तो है नहीं। अगर कुछ आया तो बुरा ही आ सकता है। तो ग्लोबल मार्केट से ये 2 संकेत लेने होंगे। जहां तक सेंट्रल बैंक्स का एक्शन का सवाल है, जो आपने कहा, वहां पर पॉजिटिव साइड पर ही आपको इशारे मिलेंगे, क्योंकि हालात जिस तरह के हैं, सेंट्रल बैंक कोई टाइटनिंग करने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा कि कुछ और लिक्विडिटी हम देंगे, स्टिमुलस और देंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। तो वहां से संकेत ठीक है, लेकिन ये 2 इवेंट, डॉलर की मजबूती और रशिया और टर्की के बीच का तनाव, 2 सबसे बड़ी इवेंट्स है जिस पर मेरी दिन भर नजर है। बिल्कुल, रुपया देखिए बस 67 पहुंचने ही वाला था शुक्रवार को, बड़ी मुश्किल से वहां पर रुका था क्योंकि डॉलर बेचे गए थे आरबीआई की तरफ से। मैं देख रहा था सितंबर 2013 में जो स्तर थे, देखिए वहीं पर आ गया है रुपया, और तब चिंता थी इस देश में करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर, और रुपए की स्थिति इस समय काफी कमजोर है। तो सबसे पहले बाजार को रुपए की ओपनिंग से आज क्यों मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एफआई का अगर आप डेटा देखें, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन अच्छी बात जो मुझे दिख रही है, देखिए डीआईएस तने हुए 900 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी, लगता है कि जीएसटी को लेकर ही हुई होगी। इस बार लग रहा है कि हमारे इन्वेस्टर्स में भी दम है और वो खरीदारी करे। अब दिक्कत हेमंत इसमें एक ही है कि हमारी जो घरेलू फंड्स हैं, उनकी खरीदारी हो रही है कैश मार्केट के स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स में। उन्हें पता है कि एफआई इस बाजार के बड़े दिग्गज है, लिक्विड स्टॉक्स में वो ट्रेड करते हैं, निफ्टी के स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, और वहां पर अगर वो बेचने आए तो उनका सामना कौन करेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम कैश मार्केट के छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स को खरीदें और उस लिहाज से हम हमारा एक्शन वहां पर रखें। लेकिन जहां तक आंकड़ों का सवाल है, बड़ा बदलाव कैश मार्केट के आंकड़ों में नहीं है, वही रुझान है एफआई की तरफ से थोड़ी खरीदारी, लेकिन उसके सामने घरेलू फंड उससे कहीं ज्यादा दुगुना खरीदता हुआ दिख रहे हैं। 900 करोड़ की खरीदारी वहां पर है। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़े में, बेहद इंटरेस्टिंग है। सीरीज की शुरुआत में पहले दिन एफआई ने रुझान बताया कि इस सीरीज को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। इस वक्त 300 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी और 350 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी, बेहद पॉजिटिव आंकड़ा है। और मैं अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड बाजार का देखना चाहूं तो मैं फिर वायदा कारोबार के आंकड़ों को पढ़ता हूं, और वायदा कारोबार के आंकड़े तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा आंकड़ा है वायदा कारोबार में 2700 करोड़ की ऑप्शंस की खरीदारी का, ये बेहद इंटरेस्टिंग है एफआई के एक्शन के लिहाज से, क्योंकि एफआई अब पोजीशन दोनों ही जगह बना रहे हैं, कॉल ऑप्शंस में भी और पुट ऑप्शंस में भी। तो कुल मिलाकर सीरीज की शुरुआत में एफआई ऑप्शंस बेच रहे हैं दोनों तरह के,
तेजी करने के लिहाज से भी और हेजिंग करने के लिहाज से वो कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, तेजी करने के लिहाज से पुट ऑप्शंस बेच रहे हैं और जो भारी भरकम प्रीमियम है वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़े वायदा कारोबार के बेहद पॉजिटिव है और वो ये बता रहे हैं कि अगर बाजार में कहीं कोई थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो एफआईएस की तरफ से खरीदारी आएगी। कैश मार्केट के आंकड़े ये बता रहे हैं कि जैसे ही बाजार थोड़ा थोड़ा 50-50 पॉइंट और ऊपर जाएगा, लिक्विड स्टॉक्स में, दिग्गज स्टॉक्स में एफआईएस की तरफ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी। और तीसरा संकेत जो आपको लेना वो ये कि कैश मार्केट में छोटे मझोले शेयरों में दमदार तेजी का रुझान बरकरार रहेगा। बिल्कुल, तो क्या फिर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आज रखनी चाहिए? इसके अलावा आरबीआई की कल क्रेडिट पॉलिसी, हालांकि अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं है कि कोई भी रेट कट हो या पॉजिटिव सरप्राइज मिले, लेकिन क्या हो रणनीति, क्या बैंकिंग स्टॉक्स में आज तेजी करके जाना चाहिए, सब पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अभी हाजिर होते हैं। मार्केट काउंटडाउन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं बाजार पर प्रभाव पड़ने वाले आज के क्यूज से। कौन कौन से वो क्यूज हैं जिससे आज मार्केट पर असर पड़ेगा। एफएनओ क्यूज की बात करते हैं। भाई ये बताइए, जिस हिसाब से हमने देखा 60 पॉइंट की तेजी शुक्रवार को देखने को मिली, बाजार में 7,950 के करीब पहुंचा। एफएनओ क्यूज क्या ये संकेत दे रहे हैं 8,000 तक जा सकता है, उसके पार निकलकर 8,100 तक जा सकता है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए क्या उन्हें देख के? 3 लेवल जो एफएनओ में साफ दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, 8,000, 8,300 और 8,500 आंकड़ों के लिहाज से, और निचले स्तरों पर 7,700 और 7,500, ये 2 लेवल सामने आ रहे हैं हेमंत। अब निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी कई दिनों बाद मजबूत दिखा है, क्योंकि कल ओपन इंटरेस्ट में देखिए लगभग शुक्रवार को 1,80,000 शेयर वहां पर जुड़े हैं, 2% चढ़कर बंद हुआ। तो तेजी की पोजीशन ट्रेडर्स ने बैंक निफ्टी में बनाई है, पहला। दूसरी बात यह कि निफ्टी में कोई खास बदलाव हुआ नहीं, लेकिन पुट और कॉल में जिस तरह का एक्शन हुआ है और जिस तरह से ट्रेडर्स पुट बेचकर गए हैं, पुट कॉल रेशियो में देखिए पहले ही दिन सीरीज के बहुत भारी भरकम जंप आया है। क्या हुआ है? पुट कॉल रेशियो 0.83 से 0.91, यानी कि 8 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में बढ़ा है। और इसका मतलब क्या समझना चाहिए? इसका मतलब ये कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स जरूरत से ज्यादा अपनी तेजी की पोजीशन बनाकर गए, इस उम्मीद में कि सोमवार सुबह सुबह उन्हें बड़ी उछाल मिलेगी और पैसा बनाने का मौका मिलेगा। अब वो है या नहीं, वो तो आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी ठंडी होने के संकेत दे रहा है, लेकिन पोजीशंस तेजी की तरफ ज्यादा बनी है, तो सुबह सुबह हो सकता है ये ट्रेडर्स थोड़ा सा निराश होते हुए दिखे। बाकी जो एक्शन हुआ है उस लिहाज से आज जो आंकड़ा आपके लिए सबसे अहम है वायदा कारोबार में, वो है 7,900 का। 7,900 के पुट में 6 लाख शेयर जुड़े और वहां पर शायद बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करे। अगर कमजोर खुलता है तो आंकड़ों के लिहाज से पहला सपोर्ट वहां पर आता हुआ दिख रहा है। बाकी आंकड़ों में लगभग सारे संकेत बराबर हैं, सिर्फ यही कि पुट कॉल रेशियो चूंकि काफी बढ़कर आया है, तो जो कमजोर ट्रेडर्स है, सिर्फ बीटीएसटी करने वाले कि आज खरीदे कल बेचे, उनकी पोजीशन आपको शुरुआती कारोबार में हल्की होती हुई दिखेगी और अल्टीमेटली शायद बाजार में 7,900 के आसपास वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से सपोर्ट लेने की संभावना बनती है। मतलब देखिए, कोई भी अगर इवेंट होता है उससे पहले तेजी हो जाती है, ये तो हमने देख लिया है। शुक्रवार को देखिए इवेंट था, शाम को चाय पर चर्चा और उससे पहले तेजी हुई। अब जो इवेंट है वो है आरबीआई की पॉलिसी जो कल आएगी। क्या लगता है आज तेजी होगी और बैंकिंग स्टॉक्स इसको लीड कर सकते हैं? कैसे रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, बैंकिंग शेयरों की लीडरशिप आनी चाहिए, क्योंकि कई दिनों बाद पहली बार बैंकिंग शेयरों ने शुक्रवार को जबरदस्त मजबूती के और निफ्टी से बेहतर होने के संकेत दिए। जो 17,300 के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग काफी पॉजिटिव कही जाएगी। 300 से ज्यादा बना है। तो जिस अहम लेवल के ऊपर क्लोजिंग की जरूरत थी वो हुई है, लेकिन सिर्फ एक दिन हुई है और आपके सामने बड़ी इवेंट कल फिर से है। मैं बैंक निफ्टी में आज क्या देख रहा हूं, एक और अगर आज पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाए तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप आने की पूरी संभावना बनती है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कल की पॉलिसी में आपको कोई उम्मीद है नहीं कि आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती होगी। पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अगर आरबीआई अपनी कमेंट्री में यह कहे कि इन्फ्लेशन को लेकर और ग्लोबल हालात को लेकर हम थोड़े से सावधान हो रहे हैं, ऐसा डराने वाली बात कहे, तो फिर बैंक निफ्टी को 17,600 के पार निकलने में बड़ा पसीना आएगा। तो 17,600 आपका ऊपर का लेवल हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अगर आरबीआई गवर्नर ये कहें कि नहीं हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, भले ही 15-16 दिसंबर को ब्याज दरें बढ़ जाए हम हैंडल कर लेंगे, तो फिर बाजार में अच्छी तेजी बन सकती है बैंक निफ्टी में। नीचे की तरफ 17,000 के लेवल को स्टॉप लॉस मानकर चलें बैंक निफ्टी में, जब तक वो न टूटे घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, तो फिलहाल इन लेवल्स पर नजर रखिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे आज फिर ट्रेड कैसे करें, कौन से स्टॉप लॉसेज अहम हैं, क्या मिड कैप ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। देखिए, अब तक
इस महीने मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है बनस्पत सेंसेक्स और निफ्टी के। तो ये स्ट्रैटेजी क्या दिसंबर में भी काम करेगी, सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कौन से वो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। बताने के लिए जुड़ चुकी हैं पूजा और नियति। शुरुआत पूजा आपके साथ बताइए, कहां पर नजर रखें आज? यूनाइटेड ब्रेवरीज और येस बैंक से शुरुआत करते हैं। खबर आ रही है कि येस बैंक ने यूनाइटेड ब्रेवरीज के जो प्लेज पड़े शेयर्स थे यानी कि करीब 3% हिस्सा 778 करोड़ में बेच दिया है। ये शेयर्स मैकडॉवेल होल्डिंग की तरफ से प्लेज किया गया था और हमको बता दें कि एसबीआई ने जब माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है, उसके बाद ही येस बैंक की तरफ से ये कदम उठाया गया। मॉनेट इस्पात एनर्जी आज आपके फोकस में होना चाहिए। इनके जो बैंकर्स हैं वो स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के तहत अपने लोन्स को यानी कर्ज को इक्विटी में बदलेंगे और इक्विटी कन्वर्जन के बाद 51% हिस्सेदारी बैंकर्स की होगी। 34 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर पर ये लोन कन्वर्जन होगा। और पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मॉरिशस की पी निवेशक फर्म फ्रंटलाइन को करीब 7 लाख शेयर्स 115 के भाव पर और 9 लाख इक्विटी वारंट्स 115 के भाव पर जारी करेगी, जो इनकी फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसके 17% डिस्काउंट पर ये जारी किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि इसके जरिए कंपनी की करीब 19 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एस्ट्रम ग्रुप आज आपके फोकस में होना चाहिए। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर यह है कि आज रेलवे 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन करेगा, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स एल्स्ट्रम को मिलेंगे। साथ में जीई को भी 20,000 करोड़ रुपए के करार किए जाएंगे। सीमेंस इंडिया के नतीजों की बात करें तो उम्मीद से कमजोर नतीजे ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी ने घोषित किए हैं। मुनाफे में करीब 50% की गिरावट हुई है। इसके अलावा बीएफ यूटिलिटीज के नतीजों की बात करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो सीक्वेंशियल अर्निंग्स है उसमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। मुनाफे में 1 करोड़ के सामने इस बार कंपनी ने करीब 8 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है। एमटेक ग्रुप की जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने नतीजे पेश किए हैं और बेहद खराब नंबर्स एमटेक ऑटो ने पेश किया है। पूरे साल भर के लिए इनको 987 करोड़ रुपए का एक घाटा इन्होंने दर्ज किया है। साथ साथ में चौथी तिमाही में जो इनको 74 करोड़ रुपए का मुनाफा था उसके मुकाबले 158 करोड़ रुपए का इनको घाटा हुआ है। साथ साथ में जो इनकी आय है वो भी 20% घट गई है। वही एमटेक ग्रुप की एक और कंपनी कैस्टेक टेक्नोलॉजीज, जिसको कि पहले एमटेक इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, उसने भी अपने नतीजे घोषित किए। कमजोर नतीजे यहां पर घोषित किए हैं। कंपनी ने पिछले साल के 60 करोड़ के मुनाफे के सामने इस बार कंपनी ने 124 करोड़ का नुकसान पोस्ट किया है। मेटलिस फोर्जिंग एक और इसी की ग्रुप कंपनी जिसको हम पहले अहमदनगर फोर्जिंग के नाम से जानते थे, इसके भी खराब नंबर इन्होंने पेश किए हैं। चौथी तिमाही में इनको घाटा हुआ है 44 करोड़ रुपए, मुनाफे के मुकाबले 18 करोड़ रुपए का उनको घाटा हुआ है। साथ साथ में जो आय है वो भी 15% घट गई है। एचडीएफसी लिमिटेड एफआईपीबी ने एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ के विदेशी निवेश बीमा का जो प्रस्ताव बढ़ाने का जो प्रस्ताव था वो फिलहाल के लिए टाल दिया है। कंपनी ने यहां पर अपनी जो एफआई लिमिट थी वो 26% से 35% करने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो टाल दिया गया है। आपको बता दें कि एचडीएफसी लिमिटेड का कंपनी में करीब 70% का स्टेक है। और पीवीआर आपके फोकस में होना चाहिए। इस साल 23 नए स्क्रीन्स ये अपने किटी में जोड़ेंगे। इस साल के पूरे साल भर में अब इनकी जो स्क्रीन्स होंगे वो 500 के इनका टारगेट है कि ये वहां तक लेके जाएंगे। चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपका नजर जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। लेकिन बाजार के लिहाज से देखिए ये हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंट और इवेंटफुल रहने वाला है। कौन से वो इवेंट्स हैं जिसका असर शेयर बाजार पर सीधा पड़ेगा और आपको जानने काफी जरूरी है। सीधे चलते हैं, बताने के लिए जुड़ चुके हैं आशीष वर्मा। आशीष बताइए। हाय, बड़ा तगड़ा इवेंटफुल हफ्ता है। आज ध्यान रखें, पेरिस में क्लाइमेट चेंज को लेकर यूनाइटेड नेशंस की 21वीं कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। करीब 150 देश वहां पे क्लाइमेट चेंज पर विचार विमर्श करने वाले हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज शाम से इसकी शुरुआत होगी। कल मंगलवार को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है। आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे, ज्यादातर माना जा रहा है कि स्टेटस क्यो, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी सितंबर पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट दरें घटा दी थी, तो फ्रंट लोड ऑलरेडी कर चुके हैं। बुधवार को फेड की बेच बुक, यानी कि एक रिपोर्ट जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व साल में 8 बार लेकर आता है, वो रिलीज होनी है। इसमें वहां की अर्थव्यवस्था पर फेड की कमेंट्री होगी। ज्यादातर लोग इस रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे ये जानने के लिए कि फेड अमेरिकन इकोनॉमी में स्ट्रेंथ को लेकर उसके क्या कमेंट्री, क्या कमेंट्स हैं। थर्सडे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ईसीबी की जो बैठक हुई है उसका आउटकम आने वाला है। ध्यान रखें, तमाम मार्केट्स ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा है कि कोई बड़ा स्टिमुलस का अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि
मारियो द्रागी साहब जो कि ईसीबी के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुके हैं कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं वहां पे इन्फ्लेशन की दरें टारगेटेड लेवल पे लाने के लिए। अगर नहीं कुछ आता है तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा अक्रॉस मार्केट्स। फ्राइडे इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 इवेंट्स लाइंड अप है। एक तो वहां पे नवंबर एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने वाली है अमेरिका में। ध्यान रखें, ये आखिरी जॉब्स रिपोर्ट होने वाली है 15-16 की FOMC की बैठक से पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट बैरोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है ओपेक मेंबर्स की, वो भी इस हफ्ते फ्राइडे को होने वाली है। हालांकि ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स मानते हैं कि इस बार भी प्रोडक्शन में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन आउटसाइड चांस, एक सरप्राइज इस बार कई लोग रूल आउट नहीं कर रहे हैं। तो इवेंट्स के लिहाज से कहा जा रहा है इनफैक्ट इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता ये खड़ा हुआ है हमारे सामने। बिल्कुल, तो इन सारे घटनाओं पर रहेगी नजर और उसके लिहाज से हम आपके लिए तैयार करेंगे एक्शन प्लान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तकनीकी राय देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या ये कहना ठीक है कि शुक्रवार को बाजार में एक छोटे समय के लिए ही लेकिन ब्रेकआउट मिला है निफ्टी पर, और यदि हां तो फिर क्या आज कमजोर शुरुआत हो निफ्टी की 20-25 अंक नीचे जैसा कि SGX निफ्टी दिख रहा है, क्या आप खरीदारी करेंगे? अनिल जी, देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह हमने फ्राइडे को मार्केट का एक्शन देखा, ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी ट्राई करेगा अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की, और वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो करीब 8000 के आसपास है। तो मैं समझता हूँ कि वहां तक के लेवल्स बिल्कुल पॉसिबल है निफ्टी में। रही बात कि हमें आगे के लिए प्ले कैसे करना है, मैं समझता ये हूँ कि एक हाई लेवल पे अगर 8000 के आसपास निफ्टी आता है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो मार्केट का ट्रेंड है, जो अगर आप वीकली या मंथली चार्ट देखें तो वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 8000 के आसपास मार्केट थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि या तो आप वहां पर अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहें, और या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। मैं प्रेफर करूंगा कि प्रॉफिट बुक करके फिर से वहां पर देखना है कि मार्केट अगर 8000 के ऊपर सस्टेन करता है तब तो वहां से फिर से करीब 100 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 8000 के आसपास निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तब जरूर हमें ऐसा लगता है कि शायद फिर से हमें लोअर लेवल्स देखने को मिले। तो मेरी राय में तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो या तो आप बने रहें और स्टॉप लॉस 78-90 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के चले, और नहीं तो मैं समझता हूँ कि अगर छोटा मोटा बाउंस बैक मिले जहां पर करीब 40 से 50 पॉइंट की रैली देखने को मिले तो वहां प्रॉफिट बुक करें। ओके, चलिए, तो 8000 का स्तर यानी 500 दिन का डेली मूविंग एवरेज, यहां तक तो कम से कम जा ही सकता है बाजार। ये राय हमारे एक्सपर्ट की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की। जी हाँ, GST से बड़ा मुद्दा आज देश में कोई नहीं है, और कम से कम शेयर बाजार के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। और हम बात करेंगे EY के पार्टनर सत्या पोद्दार जी से, और उनसे जानेंगे क्या लगता है GST पास होगा, और पास होगा तो कौन से सेक्टर्स को फायदा पहुंचेगा। और GST पर सस्पेंस अब भी बरकरार है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि शुक्रवार की चाय पर चर्चा के बाद क्या बाजार को उम्मीद करनी चाहिए कि GST पर बात आगे बढ़ती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी अपनी 3 मांगों पर अड़ी हुई है। GST में जो 3 बदलाव वो चाहते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं। और देश में GST के मामले पर बहुत पैनी नजर रखने वाले और अथॉरिटी से बात करने वाले देश की दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म EY के पार्टनर सत्या पोद्दार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पोद्दार साहब नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल तो आपसे ये लेना चाहता हूं, बातचीत हुई है सरकार के बीच में, विपक्ष के बीच में, उससे एक अच्छा संकेत जरूर गया, लेकिन वो जो तीनों मांगे जिस पर कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है, क्या लगता है आपको, क्या वो सरकार मान जाएगी? और अगर मान लेती तो फिर जो GST बिल पास करके सरकार हासिल करना चाहती है, क्या वो कर पाएगी? जो सरकार की, जो कांग्रेस की जो 3 डिमांडें हैं, उनमें मेरे को लगता है कि तीनों डिमांड्स के ऊपर भी सरकार ने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। जहां तक पहली डिमांड थी वो थी कि 1% जो टैक्स सरकार ने प्रपोज किया था इंटरस्टेट सेल्स के ऊपर, उसको हटाना चाहिए। तो ये तो सबसे जो खतरनाक या खराब चीज जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बिल में डाली है, ये 1% टैक्स के लिए डाली है, और इसका सभी इंडस्ट्रीज ने ऑपोजिशन किया है, ऑपोजिशन पार्टीज ने ऑपोजिशन किया है, और लगता है कि सरकार भी अभी 1% टैक्स को खत्म करने के लिए तैयार है। तो वो तो डिमांड मंजूर हो जाएगी। दूसरी उन्होंने सरकार ने मांग की है कि
जो टैक्स रेट है, मैक्सिमम जीएसटी रेट 18% होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर जीएसटी ढंग से लगाएं तो 18% की जरूरत ही नहीं है सरकार को, क्योंकि अगर पिछले दफा ये कैलकुलेशन किए थे तब सरकार को पता लगा था कि अगर जीएसटी ढंग से लगाएं तो 12% से काम चल सकता है, क्योंकि जब सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलाकर के अभी करीब 5.5% टैक्स लगाते हैं जीएसटी के जीडीपी की परसेंटेज के हिसाब से, तो 5.5% टैक्स इकट्ठा करने के लिए जीएसटी की रेट ज्यादा से ज्यादा 10% होनी चाहिए। 10, 11, 12 लगा दो, लेकिन 27% जो उन्होंने प्रस्ताव किया था वो तो बिल्कुल बेकार का कैलकुलेशन था। सरकार को खुद को भी ऐसा लगता है कि अगर जीएसटी 27% पे आया तो इससे देश को बहुत नुकसान होगा और कंप्लायंस बहुत नीचे चली जाएगी। तो अभी कांग्रेस का मेरे ख्याल से ये विचार रहा होगा कि बजाय कि जीएसटी को सपोर्ट करें, उनको अपनी ओनरशिप दिखानी है कि जीएसटी तो हमारा प्रस्ताव था और ये बीजेपी सरकार कैसे इसके ऊपर अपना नाम लगा रही है। तो उन्होंने 18% इसीलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि अगर जीएसटी का रेट 18% से नीचे हो और सरकार को मानना पड़ेगा कि 18% से नीचे लगाएगी, तो इसमें कांग्रेस का फिर बाद में ठप्पा लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जीएसटी रेट 18% से कम लगाने के लिए। उसमें अभी ये जो चर्चा चल रही है वो ये है कि 18% रेट कॉन्स्टिट्यूशन में लगानी चाहिए या जीएसटी लॉ के अंदर लगानी चाहिए। मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में लगाने का कोई फायदा है नहीं 18% का। ये सरकार कांग्रेस पार्टी को अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना था, वो जनता उससे सहमत है। अब लगता है कि कांग्रेस भी राजी हो जाएगी कि 18% बजाय कॉन्स्टिट्यूशन में लगाने के वो जीएसटी लॉ के अंदर लगाएंगे। और जीएसटी लॉ के अंदर भी इनफैक्ट रेट्स मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम 15-16 के आसपास जाएंगी, ज्यादा नहीं जाएंगी। तो सर ये बताइए, और तीसरा था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आप ये बताइए जिस तरह से उनका कह रहा था, हाँ, जिस तरह से बातचीत इस समय चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि इस सेशन में जीएसटी पास हो जाएगा? क्योंकि बातचीत का देखिए एक दौर तो हुआ है शुक्रवार को, आपका अपना सेंस क्या मिल रहा है आपको, क्योंकि आप वेटरन हैं, इस चीज को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, और अगर हो जाएगा तो क्या जो डेडलाइन है उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये, या आपको लगता है डेडलाइन आगे बढ़ाई जाएगी? मेरे को तो अभी बहुत उम्मीद है कि इस सेशन के अंदर, राज्यसभा के सेशन में, विंटर सेशन में ये जीएसटी बिल पास हो जाएगा। क्योंकि जो कांग्रेस की डिमांड्स हैं वो सरकार ने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है उनको मंजूर करने के लिए, और सरकार को खुद को ही वो डिमांड्स बजाय कि कांग्रेस की डिमांड के बनाने के लिए खुद ही वो उनको खुशी से ये प्रस्ताव उनके मंजूर होने चाहिए। तो लगता नहीं मेरे को कि इसका कुछ अभी रुकावट आएगी। अगर बिल पास हो गया तो उसके बाद में भी अभी दोबारा बिल को राज्यसभा में, लोकसभा में जाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का जो अप्रूव बिल हुआ था वो अलग होगा जो अभी राज्यसभा अप्रूव करेगी, तो उसको दोबारा अप्रूवल के लिए लोकसभा में जाना पड़ेगा। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बिल को 50% ऑफ द स्टेट असेंबली में भी रेटिफाई करना पड़ेगा। तो उन सब में कम से कम 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे मेरे ख्याल से। तो ये अप्रैल 2016 वाली डेडलाइन है, ये तो इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल से। चाहे सरकार कितनी भी कोशिश करे, अप्रैल 2016 में तो ये आने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये राज्यसभा में बिल अप्रूव हो जाता है तब उम्मीद बहुत है कि अक्टूबर 2016 या मैक्सिमम दिसंबर 2016 तक जीएसटी चालू हो सकता है। यानी कि इस बार जो लोग मानकर चल रहे हैं कि अप्रैल 2016 से लागू हो जाए, उसकी संभावना नहीं के बराबर। लेकिन पोदार साहब, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं और जो बाजार के ज्यादातर दर्शक भी जानना चाहते हैं, जीएसटी बिल अगर लागू होता है, जब भी हो, किन सेक्टर्स को आपको लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा? सबसे ज्यादा फायदा तो होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, क्योंकि अभी जो टैक्स लगते हैं वीएटी और ये जो सेंट्रल एक्साइज, ये दोनों बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा लगते हैं, और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जीएसटी की वजह से ही, अभी सैंड वैट और वैट लगाते हैं उसकी वजह से ही।
इन दोनों टैक्सों को ये जब जीएसटी में बदली कर देंगे तो इससे सबसे बड़ा फायदा होगा मैन्युफैक्चरिंग को। अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंपोर्ट्स को बड़ा फायदा मिलता है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बड़ा नुकसान होता है। इन दोनों ये जो बायस है करंट सिस्टम के अंदर अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगेंस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये करीब करीब खत्म हो जाएगा। और जहां तक सर्विस सेक्टर का सवाल है उसके अंदर डिपेंड करता है कि टैक्स रेट कितनी आती है। अभी सर्विसेज के ऊपर 14% टैक्स लगता है और आधा % उन्होंने सेस लगा दिया। अगर टैक्स रेट ऊपर चली गई सर्विसेज के लिए तब तो सर्विस सेक्टर को बजाय फायदा होने का नुकसान ही होगा, क्योंकि जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर हैं, इन सेक्टर्स के ऊपर 14% टैक्स बहुत ज्यादा है। और अगर टैक्स और ऊपर चला गया जैसे 17-18% तक भी चला गया तो काफी नुकसान होगा। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि ये भी सरकार अगर टैक्स 16-17-18% लगा देती है तो ओवरऑल सर्विस सेक्टर को भी कुछ फायदा ही होगा। इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर, रोड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इवन ट्रांसपोर्टेशन, इनमें अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग फायदे नुकसान हो सकते हैं। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, अगर इन्होंने इसको रोड कंस्ट्रक्शन को जीएसटी के अंदर नहीं लाया तो इससे बजाय फायदे के नुकसान होगा, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन अगर जीएसटी में आ गया तो जितना भी जीएसटी रोड कंस्ट्रक्शन में लगता है, जैसे सीमेंट है, टार है, कंक्रीट है, इन सबका पैसा वापस मिल जाएगा। तो इससे रोड कंस्ट्रक्शन की लागत कम हो जाती है। लेकिन अगर रोड कंस्ट्रक्शन को सरकार ने बाहर रख दिया जीएसटी के इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से तब बहुत नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टेशन का जहां तक सवाल है, अगर इन्होंने डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में नहीं लगाया तब जो डीजल और पेट्रोल की कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए वो कम नहीं होगी। अगर वो कम नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर उसमें भी ये है कि जैसे अभी ये इंटरस्टेट चेक पोस्ट लगती हैं, वहां ट्रांसपोर्ट ट्रकों को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। कई दफा ट्रक 8-8, 10-10 घंटे चेक पोस्ट पे खड़े रहते हैं क्लियरेंस करने के लिए। अगर जीएसटी लग गया तो उम्मीद है कि चेक पोस्ट सब खत्म हो जाएंगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का जो वेस्टेज टाइम है रोड चेक पोस्ट वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कई इसका जो असर पड़ेगा अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर, ये अलग अलग पड़ेगा और काफी तो ये डिपेंड करेगा कि जीएसटी की असली डिजाइन क्या आती बाद में। लेकिन ओवरऑल सरकार को ये भी उम्मीद है कि करीब देश की जीडीपी के अंदर 1 to 2 परसेंटेज पॉइंट का बढ़ोतरी आ सकती है। तो उसका फायदा फिर सभी को होगा, कंज्यूमर्स को भी होगा और सेक्टर्स को भी होगा, प्रोड्यूसर्स को भी होगा। पोद्दार साहब, बस आप बहुत आशावादी हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम सब अपेक्षा यही कर रहे हैं कि इस बार जरूर ये बिल पास हो जाए, विंटर सेशन में कामकाज हो। शुक्रिया एक बार फिर से आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ वीके शर्मा जी भी जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे दरअसल कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आप अभी खरीदिए, आज ही खरीदिए और रखिए जीएसटी बिल के पास होने तक, ताकि आपको अच्छा फायदा हो। लॉन्ग टर्म में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये जानेंगे ब्रेक के बाद शर्मा जी से। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब वीके शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के गौरव डिस्सा भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सबसे पहले जीएसटी, शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए अगर किसी को जीएसटी के लिहाज से ट्रेड लेना हो, और अपेक्षाएं देखिए बनी हुई हैं अभी भी, कई लोग कह रहे हैं जीएसटी इस बार पास होगा, कुछ देर पहले पोद्दार साहब ने खुद सीएनबीसी आवाज पर कहा, ये बताइए आप कौन से स्टॉक्स पर नजर रखेंगे? जो नजर है सबसे ज्यादा फायदा, हालांकि पोद्दार साहब ने बोला कि डीजल और पेट्रोल को आप नहीं करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन को उतना फायदा नहीं होगा, पर मेरा ये कहना है कि वो अगर उसमें भी अगर आप इंक्लूड कर लो डीजल पेट्रोल को तो हो जाएगा, पर नहीं भी करो तो भी सबसे ज्यादा फायदा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को होने वाला है जी। और इसलिए आप ये देखिए कि जितने भी ट्रक्स हैं करीब 60% टाइम वो लाइंस में बिताते हैं, चुंगियों पे वेट करते रहते हैं कुछ किन्हीं भी कारणों से। तो अगर उसमें अगर वो टाइम आप निकाल दो तो उसके बाद में इतना मैसिव इसका जो कॉस्ट है कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर जो है सबसे लो लाइंग फ्रूट है और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी हद तक इसके ऊपर
उनके पास ये स्टॉक्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लिमिटेशंस ये हैं कि उनके ऊपर जब तक रिपोर्ट नहीं हो तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। ये नई जो गाइडलाइंस है उनके तहत ये थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ये सेक्टर के ऊपर तवज्जो दें। एक सेक्टर को देखना हो तो ये सेक्टर देखें, और जो इन्वेस्टर किसी सेक्टर को देखना नहीं चाहता हो वो निफ्टी 20 का ETF ले ले, कैश में आराम से डीमैट अकाउंट में डाल दो, बिकॉज जीडीपी का जो ग्रोथ रेट का फायदा इसको होगा और जिस भी इंडस्ट्री को अल्टीमेटली जीडीपी में आपको दिखेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से ये निफ्टी का जो ETF है वो बेस्ट प्ले है एक आम निवेशक के लिए। मतलब ज्यादा दिमाग न लगाए, निफ्टी खरीद ले, सिंपल जी चीज। जी। शेयर तो 10-20% चलेंगे, निफ्टी में ज्यादा बड़ी तेजी देखी। हाँ, मतलब अल्टीमेटली अगर आप स्टॉक रिस्पेक्टिव की कौन सा स्टॉक, ठीक बात है। तो यानी कि GST पास होना मतलब पूरे बाजार के लिए बड़े फायदे की बात है, लेकिन नुकसान दर्ज किया है एक स्टॉक ने, सीमेंस। और गौरव, आपसे राय लेना चाहता हूं उसी पर। 50% मुनाफे में कमी आई है, 219 करोड़ के आसपास का आंकड़ा रहा है मुनाफे का, और शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने। ये बताएं, मैं जहां तक पिछले हफ्ते का मूवमेंट देख रहा था, थोड़ी मंदी की पोजीशन तो बनी है, स्टॉक थोड़ा कमजोर तो हुआ है, लेकिन क्या इन आंकड़ों के बाद कुछ और गिरावट की उम्मीद करनी चाहिए? कैसी पोजीशन बनी है वायदा कारोबार में, क्या सौदा करेंगे आज आप सीमेंट्स में? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर सौदे की बात की जाए तो हमने फ्राइडे को ही एक 1200 के पुट ऑप्शंस का सजेशन दिया था अपने क्लाइंट्स को। नतीजे आए हैं उन पर तो मैं इतना टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप पोजीशंस की बात करें तो इसमें सिर्फ करंट सीरीज में ही नहीं, पिछले जो सीरीज अभी खत्म हुई है उसमें भी नेगेटिव पोजीशंस वगैरह बने थे। तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल सेटअप है वो वीक है। पॉसिबिलिटी है कि एक बार थोड़ा राइज दिख जाए, जंप वगैरह दिख जाए, लेकिन ओवरऑल वापस एक बार नीचे जाता हुआ दिख रहा है मुझे, और एक काफी बड़ा एक प्रेशर आएगा। एक 1200 के नीचे अगर आप देखेंगे स्टॉक अगर चला जाता है, अभी 1225-1230 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर 1200 के नीचे का ट्रेड चला जाएगा तो मेरे सबसे फ्रेश शॉर्ट्स बनना चालू होंगे, और ये शॉर्ट्स मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर सीरीज के एंड तक भी ये कवर होंगे। थोड़ी बहुत कवर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज इसमें जो सेटअप बन रहा है वो काफी एक वीक बन रहा है, और शायद ये पोजीशंस रोल ओवर भी हो जाए। तो मेरे सबसे एक ओपनिंग में अगर थोड़ा भी पॉजिटिव आता है तो या तो आप पुट्स ले सकते हैं, या आप उसको छोटे स्टॉप लॉस से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और 1200 से 1170 तक आप इसमें लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं, और आपको इनिशिएट कर सकते हैं। आप इसमें पहले 15-20 मिनट के बाद ही मैं कहूंगा आप इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है सीमेंस पर कमजोरी के साथ खुलेगा ये शेयर, नंबर्स के एक्सपेक्टेशन से कमजोर आए हैं, लेकिन लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जो आज खुलते ही एक्शन में रहने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मानस जायसवाल, पीके शर्मा साहब और साथी गौरव बिस्सा। एक और स्पेस जो आज एक्शन में रहने वाली है वो है रेलवे स्टॉक्स की। इनफैक्ट आज क्या है शर्मा साहब, आज से लेकर रेल बजट तक यहाँ पर काफी एक्शन रहने वाला है, लेकिन आज खबर बड़ी है 40,000 करोड़ के ऑर्डर्स की FDI की, और उसमें से 20,000 करोड़ के जो मिल सकते हैं वो है एल्स्टॉम को, जो लिस्टेड कंपनी है। क्या लगता है आपको, क्या रेलवे में बड़ा काम होता दिख रहा है, और उस लिहाज से अब से लेकर कम से कम रेल बजट तक आपको लगता है यहाँ खरीदारी के मौके हैं शेयरों में? अब ये जो सेक्टर है, वैसे भी अब ब्रॉडली बात करते हैं, किसी भी सेक्टर से बात करने के पहले, ये जो मार्केट का जो मौसम होता है नवंबर से लेके फरवरी तक, वो मार्केट का सबसे अच्छा पीरियड होता है। करीब 10% रिटर्न्स आमतौर पर पिछले 25 सालों में ऑन एन एवरेज मिले हैं। उसके अंदर से जो रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो हमेशा बजट तक अच्छा करते हैं, बाद में टाइम फिक्स हो जाती है। लेकिन उसमें एक मेजर डिफरेंस है, ये जो रेलवे मिनिस्टर हैं और इनके जो प्लान्स हैं वो काफी हद तक ये इनका जो मोमेंटम है वो बियॉन्ड वन रेलवे बजट और बियॉन्ड 1 ईयर चलने वाला है। तो उस दृष्टि से वो जो पहले ही जो आप दिक्कतें देखते थे वो नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल से ये देखते हुए कि ये माहौल भी अच्छा है और रेलवे बजट तक ये स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो इस वक्त इस सेक्टर में लंबी अवधि के लिए भी और शॉर्ट टर्म दोनों चीजों के लिए इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है। ऑलराइट, तो रेलवे शेयरों पर रखिए नजर यहां से लेकर रेल बजट तक, लेकिन IDBI ये एक ऐसा स्टॉक है गौरव जो आज फोकस में रहेगा। हमने एक ड्रीम रन इन स्टॉक्स में देखा था जब से चर्चा चल रही थी कि इसमें हिस्सेदारी बिकेगी, सरकार कुछ ना कुछ एक तरीका निकालेगी। IDBI की बात हम कर रहे हैं। IFC अब शेयर खरीद सकती है, स्टेक खरीद सकती है, इस तरह की चर्चा देखी जा रही है, सुन रहे हैं। ये बताइए इस स्टॉक में कैसी पोजीशंस आप बनाएंगे और कैसा लगता है ये शेयर आपको? देखिए, स्टॉक का मोमेंटम और पोजीशंस वगैरह देखी जाए तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। अगर आज मार्केट जो
20-30-40 पॉइंट्स अगर थोड़ा गिरता भी है तो मेरे हिसाब से एक और अच्छा बेटर एंट्री पॉइंट वगैरह मिल जाएगा। बाय ऑन डिप्स है, यहाँ पे भी थोड़ा बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वापस एक बार टेस्ट कर सकता है आपके 90-95 काइंड ऑफ लेवल, वापस एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर थोड़ा भी और नीचे मिल जाता है तो आइसिंग ऑन द केक, तो फिर वैसा मिल जाएगा कि चलो 4 चांद लग गए, वैसी बात हो जाएगी। लेकिन मेरे सबसे पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर आप सारे सेक्टर का देखेंगे, पीएसयू नेम्स वगैरह देखेंगे तो रोलर्स भी काफी पॉजिटिव रहे हैं डेटा वगैरह, तो मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छा संकेत है। स्पेशली आईडीबी तो और भी अच्छा लग रहा है, इनमें से अगर आप पिक करें, हैंड पिक करेंगे तो ये और भी अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप पोजीशन अच्छी बने तो लॉन्ग साइड में ही रहिए। फिलहाल तो शॉर्ट की सोचिए मत, लेकिन यहाँ पे और डिप्स में दोनों में बाय कर सकते हैं आप। ओके, डिशमेन फार्मा एक और स्टॉक है और आईडीबी, दोनों में खरीदारी करने की राय यहाँ पर है गौरव की तरफ से। जमुना ऑटो एक और स्टॉक है और चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूँ मानस आपसे, क्योंकि खबरें आ रही कि एक पी फंड है वो यहाँ पर हिस्सेदारी बेचने के मूड में, लेकिन सामने रिलायंस कैपिटल या रिलायंस म्यूचुअल फंड जो है उनका इंटरेस्ट है इस हिस्सेदारी को खरीदने में। कहा यह जा रहा है कि 15 से 20% प्रीमियम पर यह सौदा हो सकता है मार्केट प्राइस से, लगभग 250-300 करोड़ का। क्लियर वाटर ये बेचकर निकलना चाहता है। जमुना ऑटो के चार्ट्स क्या कहीं कोई तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, खरीदना चाहिए इन्हें? अनिल देखिए, फरवरी 2014 से लेकर फरवरी 2015 ये एक स्टॉक के लिए बहुत ही बढ़िया समय था, क्योंकि स्टॉक 60 रुपए से करीब 260 रुपए तक की रैली स्टॉक ने दिखाई थी। बट उसके बाद का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन दिखता है। हाई लेवल 260 दिखता है और लोअर लेवल करीब 180 के आसपास दिखता है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कंसोलिडेशन पे ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरी राय में अगर आप ट्रेडर हैं तो आप 260 रुपए के ऊपर स्टॉक को ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर 260 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो वहां से कम 40 से 45 रुपए का अप मूव देखने को मिलेगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं तब तो आप बिल्कुल 260 के ऊपर लें, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, ऐसा लगता है कि अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। 180 के स्टॉप लॉसेस लगाएं और जब 260 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो बिल्कुल 40 से 50 रुपए का मूव तो जरूर देखने को मिलेगा। चलिए लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे तीनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, लेकर आएंगे रुपए की ओपनिंग और पहला सौदा।